हमारा आज का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो सेल को हमेशा से कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का? बेसिक का मतलब ये होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा इनिशियली जहाँ से शुरुआत हो रही है। हम लोग क्या है, एज ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग पूरी बॉडी है, हर चीज़ काम कर रही है, अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स बॉडी में चल रहे हैं। बट उनके पीछे जो समझो स्टार्टिंग वाला चीज़ है वो क्या है, हमारा सेल है, जिसकी वजह से हर चीज़ स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हम लोग सेल को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। हम लोग की एग्जिस्टेंस, हम लोग का जो भी बॉडी का फॉर्मेशन है सब है, वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ है? सेल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूँ कि इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें समझनी है हम लोग को, तो उससे पहले मैं हमेशा कंपेरेटिवली बताती हूँ कि जो सेल है उससे हम लोग बने कैसे। होता क्या है कि सेल जो है, एक टाइप के सेल जब हैं ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब साथ में जब ज़रूरी नहीं कि सेल सेम टाइप के, सेल अलग अलग टाइप की भी हो लेकिन वो सेम फंक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जब एक साथ प्रेजेंट है और वो सेम फंक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन्स जब एक साथ हो और वो सेम फंक्शन के लिए काम कर रहे हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जब अलग अलग टाइप की भी सेल्स है, सेम टाइप की भी सेल्स एक फंक्शन में काम करेंगे तो टिश्यूज़ जो है वो मिला के ऑर्गन, जैसे हार्ट उसमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट है। अब अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो क्या उसमें हमेशा सिर्फ हार्ट ही होता है? नहीं। तो जब हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है जो सेम फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जब वो सेम फंक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एक सिस्टम में रह के काम करे, ऑर्गन सिस्टम हो गया। ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिला के आगे चल के क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो एट द एंड हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ये सब चीज़ों करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे की बात करूँ मैं अगर, तो सेल जो है जैसे कि मैंने कहा कि वो बेसिक हमारा चीज़, हर चीज़ को परफॉर्म करता है। ठीक है, एक और चीज़ ये होती है कि हम लोग उसको, जो भी स्ट्रक्चर है हमारा और जो भी फंक्शन है उसको, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं हम लोग उसको, और क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चरल मतलब कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से? सेल की वजह से। और फंक्शनली तो मैं अभी यहाँ पे बात कर ही रही थी कि हम लोग के जो भी एक टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ते जाते, लेकिन बेसिक जो फंक्शन का सारा चीज़ है वो कहाँ से चालू हो रहा है? सेल से चालू हो रहा है। तो ये है हमारा थोड़ा बहुत सेल के बारे में। बाकी मैं और डिटेल में भी आगे बताऊँगी सेल के बारे में अच्छे से। आगे क्या होता है? होता ये है कि हम लोग की क्या हुई कि सेल के बारे में हमें बहुत टाइम तक नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हमने सेल की डिस्कवरी नहीं की थी। तो अगर मैं बोलूँ कि डिस्कवरी के बारे में बात करूँ तो डिस्कवरी के बारे में ये होता है हमारा कि डिस्कवरी, तो पहले अगर मैं सेल की डिस्कवरी, उससे उसको डिस्कवरी करने से पहले हमें भैया माइक्रोस्कोप बनाना पड़ेगा। तो सेल की डिस्कवरी से पहले हमारे यहाँ इन्वेंशंस हुए, किसके? माइक्रोस्कोप के। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था वो बनाया था एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने। ठीक, किसने बनाया था? एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था हम लोग का। कौन से ईयर में बनाया था? ईयर था हम लोग का 1632 से 1723 के बीच में बनाया था उन्होंने। ठीक है, इन्होंने इस माइक्रोस्कोप को बनाने से पहले कम से कम 400-500 माइक्रोस्कोप पे और काम किया था, तब जाके वो फाइनली ये माइक्रोस्कोप बना पाए थे। और एक और बात कि इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था ये कैसा था? सिंपल माइक्रोस्कोप था। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब एक लेंस वाला, वन लेंस वाला जो माइक्रोस्कोप है वो उन्होंने बनाया था। और वो लेंस कैसा था? सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस था जो उन्होंने यूज़ किया था। ठीक, तो ये लेंस के उस पर उन्होंने चीज़ों को बनाया हुआ था और जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 200 टाइम ज़्यादा थी। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। तब तो पहला माइक्रोस्कोप था जो इन्होंने बताया था। फर्स्ट माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए थे, एक बाइकॉनकेव लेंस की यूज़ किया था। और उन्होंने जो बनाए थे माइक्रोस्कोप उसमें से कुछ माइक्रोस्कोप की जो पावर थी वो हम लोग की
नॉर्मल चीज़ों से भी ज़्यादा थी, ठीक है। आगे वो भी कितने 200 टाइम्स ज़्यादा थी। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये तो हमारा सिंगल लेंस वाला था। नेक्स्ट टाइप का जो है वो हमें दिया हुआ था किसने, रॉ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, कंपाउंड ही बोल देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हमें दिया था किसने, रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था, पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें दिया था रॉबर्ट हुक ने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या स्पेशलिटी थी, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसमें कितने लेंसेज प्रेजेंट थे, इसमें 2 लेंस। जो स्कूलों में हम लोग देखते हैं ना कुछ कुछ वैसे ही, बस अब थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकली अच्छा हो गया, बट उन्होंने भी कुछ कुछ रफ डिज़ाइन वैसे ही बनाई थी। 2 लेंस वाला उन्होंने बनाया हुआ था और वो अच्छा खासा चला था, और इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख भी पाए थे, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक अच्छी सक्सेसफुल चीज़ थी, जिसके बाद हम लोगों ने बहुत चीज़ें यूज़ करी है, बहुत सारी चीज़ें खोजी है, डिस्कवर की है, ठीक है। जो फाइनली सबसे बेस्ट था, जो अभी भी बेस्ट है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना ना, इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी बहुत बढ़िया से कर पाए, क्योंकि हम लोग इसमें कम से कम 200,000 टाइम्स मैग्नीफिकेशन था इसका नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो हम लोग कितना और भी ज़्यादा बढ़िया दिख पाता था इससे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का साइज़ अगर देखें तो हम लोग बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो वैसे फंक्शनली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है लगभग उतनी चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के साइज़ जितनी छोटी चीज़ें भी हम क्या कर रहे हैं, इस माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं। तो सेल के अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने किससे देखी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी थी। तो ये थोड़ा डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में हो गया। अगर मैं थोड़ा रिवीजन करवाऊँ तो रिवीजन में ये है कि पहला माइक्रोस्कोप था वो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने बनाया था। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ट माइक्रोस्कोप था, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 200,000 टाइम्स थी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। ये जो सेल थ्योरी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, एग्ज़ाम में ना सेल थ्योरी आने के चांसेस समझ लो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि पूरे साल भर के किसी ना किसी एग्ज़ाम में सेल थ्योरी तो ज़रूरी पूछा जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जो ईयर है, 2 ईयर तो बहुत आसान है याद करना, तीसरा वाला कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट हम लोग कोशिश करेंगे याद करने की। बाकी साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पहला जो था वो, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले जो थे 1838 में थे, दिया हुआ था। दूसरा हमें 1839 में जो बात हुई थी वो दी हुई थी, और तीसरी जो डेट थी वो है 1858। ये हो गई डेट की बात। अब कौन कौन थे यहाँ पे, इसमें थे कौन, मैथियस स्क्लिडेन, इसमें थे थियोडर स्क्वान, इसमें थे रूडोल्फ। अभी मैं स्टोरी भी बताऊंगी इसके पीछे की, वर्चाव, ठीक है। अब ये क्या थे, ये कौन थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये कौन थे, एक जर्मन बोटानिस्ट थे। और ये क्या थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब होता ये है हमारा, अगर मैं इसके पीछे की बात करूं, कि 1838 में सबसे पहले मैथियस स्क्लिडेन, अगर पूरा नाम ना याद रखें तो स्क्लिडेन तो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब स्क्लिडेन स्क्वान वर्चॉ ऐसे भी हम बोल सकते हैं एग्जाम में, अगर मैं एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, स्पेलिंग नहीं याद आ रही है, बट कोशिश करो पूरा याद हो पाए। तो हम लोग साथ में याद करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि 1838 में हमारे पास कौन आए, मैथियस स्क्लिडेन आए। और मैथियस स्क्लिडेन जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, किसके बारे में, देखो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में क्या अंतर है। बॉटनिस्ट जो होते हैं वो किसके बारे में, प्लांट के बारे में चीज़ें बताते हैं, और जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल के बारे में बताते हैं। तो इन्होंने जो सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी वो किस में बताई थी, प्लांट्स में बताई थी, इन्होंने जो बताई थी हम लोग को, ठीक है। और
ये जो थियोडर स्क्वान थे, जस्ट 1 साल बाद इन्होंने वही कुछ चीज़ें एनिमल्स में बताई थी। तो उन्होंने देखा कि भैया जो प्लांट्स, स्लिडन ने कहा मैंने जो चीज़ें प्लांट में देखी तुमने वही चीज़ें एनिमल्स में देखी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, भैया प्लांट्स और एनिमल्स में सेम ही चीज़ें देखने को मिल रही। इन्होंने देखा क्या, इन्होंने ये देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक सेल के बने हैं, और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हो चाहे फंक्शंस को बनाने के लिए हो, हर चीज़ के लिए काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सेल काम कर रहा है। मतलब चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में, हमें कौन चीज़ें देखने को मिल रही है, सेल देखने को मिल रहा है। सेल ही है जो उसका स्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब प्लांट्स जो पर्टिकुलर तरीके से दिख रहे हैं, फ्लावर का अलग दिख रहा है, रोज़ का फ्लावर में सॉरी रोज़ का अलग दिख रहा है, हिबिस्कस का अलग दिख रहा है, ये सब अलग अलग क्यों दिख रहा है, सेल की वजह से ही। और दो प्लांट्स में सिमिलैरिटी, जैसे इसमें इसमें भी लीव्स है उसमें भी लीफ है, इसमें भी रूट है उसमें भी लीफ है, ये सिमिलैरिटीज़ भी किसकी वजह से, सेल की वजह से। सेम टू सेम एनिमल्स में, जैसे मैं ह्यूमन की बात करूँ, दो ह्यूमन के हाथ पैर मुंह सब है यहाँ पे प्रेजेंट है। एक कैट और डॉग में देखूँ उनमें भी कुछ ऐसे ही प्रेजेंट है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट भी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं फंक्शनली कुछ चीज़ें सेम भी पड़ रही है और डिफरेंट भी पड़ रही हैं। तो ये सब चीज़ें इन्हें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखने को मिली। इन्होंने चाहा कि हम सेल थ्योरी बनाएं, बट पता है प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों नहीं हम सेल थ्योरी बना पाए तब तक, हम इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि अभी तक इन्हें ये नहीं पता था कि ये जो सेल है ये आ कहाँ से रहा है, ओरिजिन। जो दिक्कत फंस रही थी हमारे पास वो क्या फंस रही थी, ओरिजिन फंस रही थी। अब ये ओरिजिन की दिक्कत बहुत साल तक रही, और ये ओरिजिन की दिक्कत 1858 में रूडोल्फ वर्चाउ के थ्रू कंप्लीट हुई। रूडोल्फ वर्चाउ ने एक चीज़ बोली थी, उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, ये लाइन एग्जैक्ट उन्होंने कोट की थी, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले। और इसका नाम क्या होता है, सॉरी इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग all cell arises from pre-existing cells। ये इन्होंने बात बोली, तो इनके ये बात बोलने के बाद हमारी सेल थ्योरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब उन्होंने हुआ कि हाँ भैया यही सेल थ्योरी है। तो मैं एक बार रिवाइज अगर कराऊँ तो मैंने 3 बातें बोली। 1838 में कौन आए थे, 1838 में कौन आए थे, स्क्लिडन। पूरा नाम अगर हम देखें तो क्या था, मैथियस स्क्लिडन थे। 1839 में कौन आए थे, थियोडर स्क्वान थे। और बहुत साल बाद 1858 में रूडोल्फ वर्चाउ आए। इन तीनों की वजह से ही सेल थ्योरी कंप्लीट थी। ये दोनों ने पहले सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताए, दोनों ने ये बोला प्लांट्स और एनिमल, इन्होंने प्लांट्स में बात की थी, इन्होंने एनिमल से बात की थी। इन दोनों का ये कहना था कि सेल की वजह से उनका स्ट्रक्चर और सेल की वजह से उनका फंक्शन, और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अभी तक हमें ओरिजिनेशन के बारे में नहीं पता था। रूडोल्फ वर्चाउ ने 2 चीज़ें बोली, मतलब एक चीज़ बोली थी कि ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेज from pre-existing cells। बस बात ख़त्म हुआ हमारी यहाँ पे जो उन्होंने बताया था। अब मैं अलग से इनके पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स लिख देती हूँ। तो जो इन्होंने पॉइंट्स की बात की थी मैं उनको एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। 3 मेजर पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के 3 मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट ये था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ।
और तीसरा पॉइंट था सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फोर्थ और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद सेल थ्योरी कंप्लीट हुई है, कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब क्या होता है इनका, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये अगर हमारा सेल है, क्योंकि ये सेल प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये दूसरा सेल प्रोड्यूस हो पा रहा है। और एक बात कि ये सेल भी इसके प्रीवियस प्रेजेंट सेल की वजह से ही है। फिलहाल हम लोग इस चीज़ में हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि पहला सेल कहाँ से आया, बट जो भी सेल के बारे में बात करेंगे उसके पहले एक सेल रहा होगा जिसकी वजह से अभी वाला सेल है। तो यहाँ से आती है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक है या डिस्कशन चलता है कि जैसे हम लोग बचपन नहीं बोलते थे कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, है ना, ये बोलते थे ना। तो इस क्यों बोलते थे, इसके पीछे का ये था कि अगर मुर्गी है इसके मतलब इसके पहले मतलब कहीं से तो आई होगी ना, टपकी थोड़ी है ऊपर आसमान से। तो अगर मुर्गी है तो उसके पहले अंडा तो रहा होगा, तभी मुर्गी आई है। और अगर अंडा है तो जब तक वो अंडा आया कहाँ से, कुछ तो पहले रहा होगा जिससे हमें वो अंडा मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है, बट हमें एक चीज़ फिक्स है कि अगर मान लो मैं कोई एक्स सेल की बात करूँ तो इसके पहले प्रेजेंट कोई वाई सेल ज़रूर रहा होगा। बस ये मेन चीज़ होती है यहाँ पे। और सेल थ्योरी में अगर एग्जाम में कभी पूछे तो हमें यही लिखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये पूरी बात ख़त्म होती है। अब अगर मैं बोलूँ कि सेल थ्योरी का मतलब क्या है, मैं थोड़ा बहुत समझा भी चुकी हूँ कि व्हाट डज सेल थ्योरी मीन। सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल जो है हमारा जो भी स्ट्रक्चर्स है, हम जो जिस भी तरीके के पर्टिकुलरली दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी मैंगो का पेड़ एक अलग तरीके से दिख रहा है ना। जो हिबिस्कस का पेड़ है कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, फ्रॉग्स कुछ अलग तरीके से दिख रहे हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, किसकी वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, सॉरी सेल की वजह से, एक सेल के अरेंजमेंट की वजह से, सेल की वजह से जैसा वो है। दूसरे उनके फंक्शंस जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से दिख रहे हैं, वो किसकी वजह से दिख रहे हैं, सेल की वजह से ही दिख रहा है। ठीक है, वो फंक्शनली एक, जैसे मैंगो का पेड़ मैंगो बना रहा है, हिबिस्कस का हिबिस्कस के फूल बना रहा है, बेरी के बना रहा है। तो ये सब क्या है, फंक्शनली वो और क्या क्या फोटोसिंथेसिस सब करें। हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करें, लेकिन हम भी सेल के बने, वो भी सेल के बने हुए। ठीक, तो फंक्शनली ये सब चीज़ें भी क्या है, किसकी वजह से, सेल की वजह से। तो सेल थ्योरी ये सब बताती है हम लोग को। ठीक है, सेल्स मरते हैं, एक और बात है सेल थ्योरी में कि सेल डाई करते हैं एंड रिप्लेस करते हैं। मतलब सेल की ग्रोथ चलती चली जा रही है, सेल जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो ग्रोथ चलती चली जा रही है। जो मर रहे हैं उसे रिप्लेस करने वाले आ रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। बहुत सारे जो लाइफ है वो ऐसे सिंगल सेल स्टार्ट होती है, ये बात समझ लो। मोस्ट मैक्सिमम जो लाइव्स हैं वो एज सिंगल सेल, हम लोग भी एज सिंगल सेल आ रही है। हम लोग भी क्या है, एक सेल के फॉर्म में ही बन पाए, जैसे जाइगोट है, हम लोग जाइगोट के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक, तो हम लोग जो जाइगोट के फॉर्म में यहाँ पे भाई सबसे पहले क्या हुआ, मदर का एग और फादर का स्पर्म जब फ्यूज़ किया तो फ्यूज़ करके एक जाइगोट बनाया कि नहीं बनाया। अब बताओ, हमारी एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ सबसे पहले एज जाइगोट हुई, जो कि एक सिंगल सेल था, लेकिन हम लोग बने भी क्या, प्रीवियस प्रेजेंट सेल्स की वजह से ही बने। यही चीज़ अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, अब सेल को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। एक होता है सिंगल सेल्ड, क्या कहते हैं हम लोग उसको, सिंगल सेल्ड कहते हैं। दूसरा कहते हैं फ्यू सेल्ड, और तीसरा होता है मल्टी सेल्ड। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सिंगल सेल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका एग्जिस्टेंस सिंगल सेल के फॉर्म में ही है, वो और सेल्स को अब एक साथ नहीं रह के कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करा रहे, वो एक सिंगल सेल के फॉर्म में अपना सारा का सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा बहुत कॉमन सुनी हुई चीज़ है, ये अपना काम इसी सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ही चला रहे होते हैं। फ्यू सेल्ड में क्या होता है, क्या मतलब हुआ कि जैसे मल्टी सेल में ना
करोड़ वाले, मिलियंस, बिलियंस, इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। तो जो 50, 60, 100 सेल्स वाले होंगे उनको हम लोग मल्टी सेलुलर में उनके साथ अगर रखेंगे ना, थोड़ा सा लगता है यार वो इतने सारे हैं और ये इतने थोड़े से हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो फ्यू सेल्ड वाला है इसमें हम लोग इसको रख देते हैं। फ्यू सेल्ड का मतलब कि कंपेरेटिवली मल्टी सेलुलर, मतलब इनमें 100,000 सेल्स प्रेजेंट होंगे, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस जितने सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो फ्यू सेल्ड का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया, वॉल्वॉक्स हो गए। वॉल्वॉक्स पता है कैसे होता है, एक कवरिंग इस टाइप से होती है और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ वॉल्वॉक्स दिखता है, कवरिंग के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब कि जो हम लोग बहुत सारे सेल्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं एक साथ, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर फॉर्मेशन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, वो मल्टी सेलुलर के अंदर आता है। एग्जाम्पल बहुत आसान है, ह्यूमन बींग्स हो गए, मैंगो हो गए, जिराफ हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सब किसके अंडर आ रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ हो गई हम लोग की, ठीक। तो यहाँ हमने ये वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया है इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सेल के हम लोग पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में सेल की, और हम लोग ऑर्गेनली सेल का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें चालू करेंगे, शेप्स चालू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे के लेक्चर के लिए कंटिन्यू करिएगा, और किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।